वेलकम टू सिंग्स लर्निंग एंड माय नेम इज सतविंदर सिंह। और आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये चार टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और ये लेक्चर जो है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। ओके, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ये लास्ट हमारे टॉपिक है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास से। ओके, तो पहले मैं ये बता दूं कि हमारे पास जो मास होता है, एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है किसी सब्सटेंस की। तो यहाँ पे हमारे पास मास किसका है? एटम का। तो एटम का मास हम पढ़ेंगे वो होता क्या है, किसको हमने रिलेटिव फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में माना कि उसके कंपैरेटिवली हम एटम का मास कैलकुलेट कर सके। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास से। सी रिलेटिव एटॉमिक मास को हम क्या बोल देते हैं, और एटॉमिक वेट भी बोल देते हैं। एटॉमिक वेट। अब ये तो है एटम की बात, इसको हम अभी करते हैं। पहले तो हम डिस्कस करते हैं अपने वेट के बारे में। ओके, हमारा मास, हमारा जो वेट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो एक पर्सन है, उसको मैंने क्या किया, एक जो है वेइंग बैलेंस की जो तकड़ी जो होती है, जिसको हम बोल देते हैं हम वेइंग बैलेंस या तख्ती जो होती है, उसके ऊपर ऐसे करके मैं एक साइड पे बिठा दूं। ओके, क्या करूं, एक साइड पे बिठा देता हूं। मान लो मैंने यहां पे एक पर्सन को ऐसे करके बिठा दिया। ओके, अब मेरे पास जो है वेट जो है 1 किलोग्राम के ही है। ओके, क्या है? 1 किलोग्राम के। तो मैंने क्या किया, मान लो उसका वेट जो था वो 25 किलोग्राम था। तो यहां पे मुझे कितने वेट रखने पड़ेंगे? 25। ठीक, कितने रखने पड़ेंगे? 25। अब यहां से हमें क्लियर हो पा रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें ये 25 यहां पे रखने पड़े 1 किलोग्राम के, और यहां पे उसका वेट कितना आ गया? 25 किलोग्राम। तो यहां से हमें क्लैरिफिकेशन ये हो रही है कि ये कंपैरेटिवली इसके 25 पार्ट्स के इक्वल है। इस पर्सन का जो वेट है वो इसके 25 मल्टीपल के इक्वल है। ओके, अब ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो रहा है, लेकिन ये 25 जो किलोग्राम हमने लिया, ये किलोग्राम की टर्म आई कहां से? जो ये किलोग्राम की टर्म है वो कहां से आई? ये इक्वेशन बना। ये किलोग्राम की जो टर्म थी ये हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में माननी पड़ी। ओके, क्योंकि हमें क्या था कि काफी जगह से हमें पता नहीं चल पा रहा था कि इसका वेट जो है मेजर कैसे करेंगे, किस टर्म की फॉर्म में मेजर करेंगे, किस यूनिट की फॉर्म में मेजर करेंगे। तो एक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, क्या थी? फ्रांस में हमारे पास एक म्यूजियम के अंदर प्लेटिनम इरिडियम एलॉय की एक रॉड पड़ी है सिलेंड्रिकल शेप में, जिसके अंदर मार्किंग की गई है, जिसका डिस्टेंस हम मानते हैं 1 मीटर। और ये एलॉय की फॉर्म में जो रॉड है, इसका हम जो मास है उसको क्या मानते हैं? 1 किलोग्राम। एज ए स्टैंडर्ड यूनिट इसको माना जाता है। ओके, ऐसे ही हमारे पास फिर ये जो 1 किलोग्राम की उसके कंपैरेटिवली फॉर्म में एक रिलेटिव वेट बनाए गए। ओके, अब इसी तरह से क्या किया गया? एटम के केस में भी किया गया। एटम के केस में हमारे पास उसका वेट बहुत कम होता है। एटम का वेट बहुत कम होने की वजह से उसका भी हमने वेट क्या लिया? रिलेटिव फॉर्म में ही लिया। वो कैसे लिया? हमने क्या किया, एक पहले तो जो एटम जिसका वेट बहुत ही कम है, सबसे कम है, उसको हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लिया। तो वो क्या था? वो था हाइड्रोजन। तो पहले तो हमने क्या लिया? हाइड्रोजन एज
स्टैंडर्ड मान लिया। क्या मान लिया? हाइड्रोजन एज स्टैंडर्ड। मतलब हाइड्रोजन को हमने जैसे यहाँ पे क्या लिया था, 1 किलोग्राम लिया था ना, तो वैसे हमने एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक यूनिट मान लिया, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट मान लिया। तो हमने देखा कि एक एटम को अगर किसी एटम का जिसका मास मेजर करना है, उसको अगर मैं यहाँ पे इधर वाली साइड पे रखता हूं, तो यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन कितने रखने पड़ेंगे, ऐसे जैसे पहले मैंने अभी डायग्राम बनाई थी, तो कितने रखने पड़ेंगे हाइड्रोजन के एटम, मतलब हाइड्रोजन के वो कितने टाइम्स है या कितने गुना उसका वेट है या कितने गुना उसका मास है, ये हम कैलकुलेट करते थे। तो कुछ में तो वो फिट बैठ गया, लेकिन कुछ में वो फिट नहीं बैठा। उसके बाद हमने ऑक्सीजन को लिया, फिर वो भी नहीं फिट बैठा। फिर जो फाइनल में हमने जो कैलकुलेशन की, तो वो कौन सा फिट बैठा हमारे पास, कार्बन 12 का एटम। कौन सा? कार्बन 12 आइसोटोप। अब ये आइसोटोप की जो टर्म है, ये आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको बता देता हूं क्या होता है, जिसका क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट क्या हो, डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम, और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। तो कार्बन 12 के केसेस में हमारे पास क्या लिया गया कि अगर कार्बन 12 का जितना मास है, मान लो कितना भी हो, उसका मैं 1/12 ले लूं, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर मैं कार्बन 12 का एक एटम लेता हूं, उसको मैं 12 से डिवाइड कर देता हूं, तो जितना वेट आएगा, जितना मास आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, वन एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलेंगे, 1 AMU। AMU मींस एटॉमिक मास यूनिट। समझ आ रहे हैं कि अगर आप कार्बन 12 का एक एटम लेते हो, वो उसको 12 से उसके 12 पार्ट्स कर देते हो, ठीक है, मतलब क्या है कि अगर उसको 12 से डिवाइड कर देते हो, तो हमारे पास जितना जो वेट आएगा या जितना मास आएगा, उसको हमने स्टैंडर्ड माना है, और उसको क्या बोलते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब ये जो मास आएगा, इसके कंपैरेटिवली किसी और एलिमेंट के एटम का मास हम कैलकुलेट करते हैं एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, तो यहां पे हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना, हम लेकर चलते हैं, तो वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आज ये नोट कर लो आप, सो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, हमारे पास मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन जो पहले कंसीडर किया गया था, वो कितना था, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ऐसे ही हमारे पास कार्बन का कितना है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ओके, तो ये हमारे पास एज ए पहले स्टैंडर्ड माना गया था, पहले जो ये कैलकुलेट किया गया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मास निकालेंगे। ठीक, तो पहले तो हम ये डेफिनेशन ही क्लियर करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स one atom of an element is heavier than 1/12 times the mass of one atom
ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। ओके, तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है हमारे पास कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट्स का जितना जो मास होगा उसके कितने गुना एक एलिमेंट के एटम का मास है। ओके, मतलब आप मान लो कि ये हमारे पास इधर कार्बन है, सॉरी इधर कोई भी आपके पास ऑक्सीजन है मान लो, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इधर वाले में हमारे पास मैंने क्या रखा, कार्बन 12 का 1/12 मास। ओके, और इधर मैंने ऑक्सीजन रख दी, तो ऑक्सीजन कितने टाइम्स इससे हैवियर है। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट ऑक्सीजन एटम। ओके, क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्कस एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, देखो कार्बन 12 का 1/12 टाइम जो मास आएगा वो क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। सो 1 AMU की डेफिनेशन क्या आएगी, ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम। ओके, तो क्या आएगा, मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ, यहाँ पे 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ओके, कार्बन 12 का जो एटम का मास होगा उसका 1/12 वो क्या आएगा हमारे पास, 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब ये चेकआउट करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक, तो मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन के एक एटम का मास कितना है, 1.99 into 10⁻23 -23 ग्राम। तो चेक करते हैं कि एक AMU की वैल्यू कितनी आएगी। देखो कार्बन 12 के एक एटम का मास 1.99 into 10⁻23 ग्राम। इसको किससे डिवाइड करना है हमने, कितना टाइम्स करना है, 1/12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्लियर है सभी को, तो ये कैलकुलेशन मैं करके दिखाता हूं आपको अभी। क्या वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.99 into 10⁻23 ग्राम अपॉन 12। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2 ले लूं, सो 2 into 10⁻23 अपॉन 12 कट किया 1/6, क्या आएगा 1/6 कितना होता है, 0.166 into 10⁻23। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.66 into 10⁻24 ग्राम। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, इतना ही तो हमारे पास एटॉमिक मास तो हाइड्रोजन का था, लेकिन हाइड्रोजन का कहीं पे आगे की जो वैल्यूज थी, डेसिमल से आगे की जो वैल्यूज थी, वहां पे हमारे पास कई जगह पे रेलेवेंट नहीं बैठ पा रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कार्बन 12 का बिल्कुल सही और फिट फॉर्म में बैठ गया। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ओके, क्या है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो डेफिनेशन उसकी भी ऐसी है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन मॉलिक्यूल heavier than the 1/12 of the carbon 12 atom. Okay, so relative molecular mass, relative molecular mass क्या होगा, the number of times the given molecule heavier than the mass of 1/12 of carbon 12 atom। मतलब कार्बन 12 के 1/12 पार्ट्स के
कितने गुना एक मॉलिक्यूल का मास आएगा, उसको क्या बोल देंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम निकालते कैसे हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ये कैसे निकालेंगे हम, बाय एडिंग individual atomic relative atomic mass of atoms of different elements present in the molecule। जैसे हमारे पास वाटर है, ओके, तो वाटर के अंदर हमारे पास क्या है, कितने हाइड्रोजन्स हैं, 2 into मास ऑफ हाइड्रोजन, रिलेटिव एटॉमिक मास ना, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन कितने, 1, कितने ऑक्सीजन है, 1, और उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, तो ये मैंने आपको ट्रिक पहले ही बता चुका हूं, उसका मैं लिंक दे दूंगा, वो आप देख सकते हो कि आपने कैसे याद रखनी है रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास या मास नंबर कैसे कैलकुलेट करना है या कैसे याद रखना है, तो उसकी मैंने ट्रिक दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो कि ऑक्सीजन का कितना होगा। जिनको नहीं याद, मैंने 30 तक की ट्रिक दी हुई है, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के मास नंबर्स या एटॉमिक नंबर किस तरह से सीक्वेंस में याद करने हैं, तो चेक कर लेना। अब यहाँ पे क्या है, 2 और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, ऐसे 1, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, क्या आएगा, 2 + 16 दैट इज 18 AMU। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, ये साथ में यूनिट्स लिखने पड़ेंगे हमें, जैसे किलोग्राम लिखते हैं वैसे यहाँ पे AMU लिखना होगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। ऐसे ही आप किसी और का भी निकाल सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकाल लो, चलो कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे निकालेंगे, कार्बन कितने हैं, 1, कार्बन का एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2, एक ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है, अभी किया 16, क्या आएगा 12 प्लस 32 दैट इज 44 AMU। क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे होता है। अब आपकी एक बुक में भी एग्जांपल दी हुई है, वो कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है हमारे पास, H2SO4, इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू हाइड्रोजन का सीधा आप कर सकते हो, सीधा कितना आएगा 1 प्लस सल्फर कितने हैं 1 इंटू सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन का 16, क्या आएगा 2 प्लस 32, ओके 2 प्लस 32 प्लस 64, क्या आएगा 98 AMU। क्लियर है सभी को, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है ना। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो कुछ ये हम एग्जांपल्स अब डिस्कस करेंगे कि इनका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो क्या है हमारे पास, पहले तो केन शुगर की बात करते हैं। केन शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। कितने कार्बन है 12, एक कार्बन का 12 प्लस हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है 22, एक हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन कितनी है 11, एक ऑक्सीजन का 16। देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 144 प्लस 22 प्लस
देखो किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, 12 का स्क्वायर तो पता ही होगा ना आपको, 12 12 से 144। किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो पीछे से शुरू हो जाओ, दूसरे नंबर से क्या आएगा 6, पीछे से ऐड करना शुरू कर दो, 6 + 1 7, और आगे अगर कोई और है तो ऐड करते जाओ, अदरवाइज क्या है लास्ट वाला जो नंबर होगा उसको एज इट इज लिख दो। तो क्या आएगा हमारे पास 4 2 6 6 + 6 12 1 8 8 2 z 8 और 2 10 10 + 4 14 1 3 4 2 AMU। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में क्या आएगा हमारे पास, फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। देखो कॉपर कितने हैं 1, एक कॉपर का कितना होता है 63.5, सल्फर का कितना आएगा हमारे पास 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 4 × 60, ठीक है, प्लस ये तो ये हो गया हमारे पास, फिर क्या आएगा 5 टाइम्स हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितने हैं 2 × 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 1 × कितना आएगा एक ऑक्सीजन का, ये आएगा हमारे पास। तो देखो क्या आएगा, ये क्या आएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस ये आएगा हमारे पास 2 + 16 18 5 × 18, ये आया हमारे पास कितना आया 3 5 9 9 6 15 प्लस ये कितना आएगा 90, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 249.5 AMU। जल्दी से ये नोट कर लो। चलते हैं आगे, अमोनियम सल्फेट की कैलकुलेट करते हैं। अमोनियम सल्फेट क्या है NH4 होल ट्वाइस SO4। सो नाइट्रोजन का कितना, नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास 1, एक नाइट्रोजन का कितना होता है हमारे पास, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ओके, प्लस हाइड्रोजन कितने 4, एक हाइड्रोजन का 1, ट्वाइस है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सल्फर कितने हैं 1, सो एक सल्फर का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन का 16, तो इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा 14 प्लस 4 इसका ट्वाइस प्लस 32 प्लस 64, ये कितना आ जाएगा 18 × 2 प्लस 32 प्लस 64, ये आएगा हमारे पास 36 प्लस 32 प्लस 64, कितना आएगा हमारे पास, ये तो हो गया 100, 64 and 36 कितना हो जाएगा 100, सीधा ही आ रहा है 132 AMU। जल्दी से ये कर लो। Now we will start percentage composition. Percentage composition. So topic name is percentage composition. अब इसका पहले तो मतलब समझते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी कंपाउंड है, जैसे वाटर है या ग्लूकोज है, तो अगर वाटर लेता हूं तो वाटर में मैं चेकआउट करना चाहता हूं कि उसमें हाइड्रोजन कितने % है या ऑक्सीजन कितने % है। जैसे यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O,
तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैं ये चेकआउट करना चाहता हूं कि इसके अंदर हाइड्रोजन कितने परसेंटेज है और ऑक्सीजन कितने परसेंटेज है। ठीक, तो ये कैसे पता चलेगा, ये हम परसेंटेज कंपोजिशन वर्ड जो है, टर्म जो है वो यूज करते हैं, मास परसेंटेज कंपोजिशन ज्यादातर यूज करते हैं। ओके, तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि हाइड्रोजन की एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितनी कंसंट्रेशन या कितनी परसेंटेज होती है और ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज होती है। ऐसे ही हमारे पास कुछ और मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, जैसे कोई भी हमारे पास लाइक ग्लूकोज है, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज, कुछ भी है, ठीक है। तो उसके केसेस में हम क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और उससे हम मॉलिक्यूलर मास निकाल के ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब परसेंटेज वर्ड जो आता है तो उसको मतलब क्या है कि उस सब्सटेंस को हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो देखते हैं कि करेंगे क्या हम यहाँ पे। आप अपना जब आपका एग्जाम होते हैं तो आप अपनी परसेंटेज निकालते हो, तो कैसे निकालते हो, टोटल जितने मार्क्स होते हैं, ठीक है, टोटल जितने मार्क्स होते हैं उनमें कितने मार्क्स आपने गेन किए इनटू 100, ऐसे करके ना, ऊपर जो आपके टोटल मार्क्स गेन अपॉन जो टोटल मार्क्स थे इनटू 100, जो आपने गेन किए अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 कर देते थे। ऐसे यहां पे करेंगे कि जिसका कंपोनेंट की परसेंटेज निकालनी है, तो टोटल मास of that component in the molecule upon total relative molecular mass into 100। अगर आपने क्या निकालनी है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन कंपोनेंट। ओके, अब ये चेकआउट करेंगे और कैलकुलेट भी करना सीखेंगे कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसी की एग्जांपल लेंगे अभी। जैसे वाटर है, अब वाटर में हम चेकआउट करना चाहते हैं कि हाइड्रोजन कितने परसेंटेज होता है और ऑक्सीजन कितने परसेंटेज होते हैं। तो पहले तो निकालेंगे इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन कितने हैं 1, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का 16, क्या आएगा 2 + 16 दैट इज 18 AMU, या ग्राम में ले सकते हो। ठीक, अब मैं निकालना चाहता हूं हाइड्रोजन का, ठीक है, क्या निकालना चाहता हूं, हाइड्रोजन की परसेंटेज। तो क्या आएगी, पहले तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन का 1, तो कितना है 2 AMU। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास, अगर एक मॉलिक्यूल 18 AMU का है तो हमारे पास 2 AMU क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके अंदर। अब चेक कर लेते परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O या वाटर, तो क्या आएगी 2/18 × 100। ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/9, दैट विल बी इक्वल टू 11.1, इतना ही आएगा 11.1%। तो क्या आएगा हमारे पास, हाइड्रोजन जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 11.1% होती है। अगर तो आपके पास दो ही एलिमेंट्स हैं या दो ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं तो एक की निकाल लो, दूसरे को 100 में से माइनस कर दो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की निकालनी है, तो वो कैसे करोगे, 100 में से 11.1 जो है माइनस कर दोगे, कितना आएगा 88.9। ठीक, 88.9% जो आपके पास क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन। तो एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 88.9% ऑक्सीजन होती है और 11.1% हाइड्रोजन होती है। ओके, और करते हैं एग्जांपल।
एग्जांपल्स यहाँ पे हमारे पास जैसे यहाँ पे हम निकालते हैं यूरिया की, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास NH2CONH2। ओके, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, अभी बात की थी मैंने 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। अब देखते हैं क्या आएगा। पहले तो अगर ये कंबाइन करना चाहते हो ठीक है, अदरवाइज सीधा लिख दो। क्या आएगा हमारे पास, नाइट्रोजन कितने हैं 1, एक नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन का 1, ओके, प्लस कार्बन कितने हैं 1, एक कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितने हैं 1, एक ऑक्सीजन का 16, प्लस नाइट्रोजन कितने हैं 1, एक नाइट्रोजन का 14, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन का 1। 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, ओके, तो कितना आएगा 6, 8, 14, 18, 20, 3, 4, 5, 6, कितना आएगा 60। चेकआउट कर लो, 6, 8, 14, 18, 20, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। सो 60 AMU हमारे पास क्या आया, यूरिया का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ओके। सो हमारे पास हमने क्या कैलकुलेट करना है, सभी का इंडिविजुअल कैलकुलेट करना है। तो सभी का इंडिविजुअल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे ये वाला जो था ये तो था नाइट्रोजन का, और यहाँ पे हमारे पास ये भी क्या है नाइट्रोजन का, ओके, ये वाला है हाइड्रोजन का, और यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन का, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन। अब हमने क्या निकालना है, पहले तो परसेंटेज निकालते हैं नाइट्रोजन की, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। तो नाइट्रोजन का कितना टोटल है 14 एंड 14 28 अपॉन टोटल कितना है 60 इंटू 100। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, अभी मैं कैलकुलेट करके दूंगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 बाय 60 इंटू 100। जल्दी से आप कैलकुलेट करो, फिर मैं चेकआउट करके आपको देखता हूँ कितना आएगा। फिर आता है हमारे पास कार्बन, कार्बन का कितना है हमारे पास 12 अपॉन 60 इंटू 100। इधर आ जाओ, बचा क्या हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है 16 अपॉन 60 इंटू 100। तो देखते हैं, देखो कैलकुलेट करते हैं 3, ये आएगा 14, तो अप्रोक्सीमेट अगर इसको 15 लेता हूँ तो क्या आएगा 5, अप्रोक्सीमेट 50 के नियर आएगा, ओके 50% अप्रोक्सीमेटली, लेकिन ये आना चाहिए हमारे पास नियर बाय 49 पॉइंट समथिंग, ओके। चलो आगे देखते हैं, ये क्या आएगा 2, 30, 15, 3, 20, ये आएगा नियर बाय आपके पास 6.66% हाइड्रोजन। ये आया हमारे पास 20%। ये कितना आया हमारे पास 8, 30, 15, 4, ओके 5, 20, नियर बाय 20%। चेक कर लो, ओके। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि ये तो ओवरऑल बना 96.66, तो यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेशन ली है, ठीक है। आप प्रॉपर वे में कैलकुलेट कर सकते हो, अभी टाइम नहीं था तो मैंने आपके सामने ऐसे कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेशन में दे दिया, ओके।
सो ये चेक कर लेना। आंसर सिर्फ उन्होंने नाइट्रोजन का पूछा, तो सिर्फ ये आंसर क्या है 46.66 है। चलिए आगे आगे करते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है? देखो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। ओके, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की शॉर्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, मतलब इट इज अ शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ molecular फॉर्मूला। अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आपने शॉर्ट फॉर्म में और उसके एक कॉमन जो है फैक्टर के साथ डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब क्या है हमारे पास? जैसे क्या है C6H12O6 है, ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है? ग्लूकोज का। अब इसका क्या है हमारे पास? इसमें कोई कॉमन फैक्टर जो आ रहा है, इनके जो ये सबस्क्रिप्ट में हमारे पास पावर है, तो यहाँ पे अगर कोई हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है, उससे हम अगर इसको डिवाइड कर दे, तो जो नंबर जो फॉर्मूला हमारे पास बन के आएगा, जैसे क्या है यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 6 पे सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या आएगा? C1H2O1 या कह सकते हो CH2O। तो ये जो CH2O आया है, ये क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये क्या था हमारे पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, इसकी अभी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इट इज द simplest formula that gives the whole number ratio of given molecular फॉर्मूला। ओके, एक गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की होल नंबर रेशियो फॉर्म में उसको लिख लेना, तो हमारे पास क्या आएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसमें भी हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आएगा। वो क्या आएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये किसकी इक्वल होगा? सम ऑफ each component mass। ओके, हर एक कंपोनेंट जितने भी प्रेजेंट है, जैसे हमने पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला है, ऐसे ही क्या है, हम क्या करेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल की थी C6H12O6, इसका हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया था? CH2O। तो इसका फॉर्मूला मास निकालते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, कार्बन कितने हैं? 1, एक कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 2, एक हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 1, एक ऑक्सीजन का 16, ये कितना आया? 12 प्लस ये कितना आया? 2 प्लस ये कितना आया? 16। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आएगा ये? 20। सो 20 AM, सॉरी 30, कितना आएगा? 30 AMU।
ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ गिवन फॉर्मूला। ओके, तो क्लियर है, ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, तो इसके नोट्स एग्जांपल्स जो भी आपके बुक में मेंशन किए हुए हैं, आज में नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो ये आप चेकआउट कर लेना बुक में से। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।